बच्चों, कैसे हैं आप? So I hope that all of you are doing well. So today we will be discussing a small formula, that is F equals to R by 2. So this formula you all know that you have been using it in your class 10 to solve various numericals. पर बच्चों आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये फॉर्मूला आता कैसे है। तो इसको समझने के लिए हमने एक बात करी थी कि हमारा जो स्फेरिकल मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉन्केव मिरर हो, ये जरूरी है कि दोनों के दोनों मिरर्स में अपर्चर स्मॉल हो। तो हमने जो मिरर कंसीडर किए, सपोज फॉर एग्जांपल आई विल ड्रॉ, दिस इज अ concave mirror, right? This is a concave mirror. Suppose, so what do we mean by that it should have aperture as small? क्या कारण है कि मैंने कहा कि aperture small क्या होता है, क्यों होना चाहिए? तो हमने ये देखा है कि aperture क्या होता है, हमारे पुराने वीडियो में हमने इसको डिस्कस भी किया। aperture क्या है बच्चों? aperture is the diameter of this edge ऑफ द मिरर। ये जो है इसका डायमीटर है, तो ये है आपका अपर्चर। इट शुड बी स्मॉल मीन्स व्हाट? दिस डायमीटर शुड बी स्मॉल एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर पॉइंट। सपोज करो ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहां से लेके यहां तक रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, दैट इज आर। तो ये है आपका रेडियस। ये क्या है? जब आप इसको एक कंप्लीट करेंगे ना, इसको जब आप पूरा कंप्लीट करते हैं इस स्फीयर को, तो उसका सेंटर है। तो क्वेश्चन ये है कि क्यों अपर्चर स्मॉल होना चाहिए, क्यों ऐसा है कि अपर्चर को स्मॉल होना पड़ेगा? क्योंकि वी वांट पर एक्सियल रेज ओनली। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय पर एक्सियल रेज? ये फॉर्मूला वैलिड कब होता है, कब हम ये डिराइव कर पाते हैं? तो बच्चों आपको ये समझना होगा कि रेज जो होती है वो दो तरीके की होती है। तो आई विल एक्सप्लेन यू एंड देन वी विल मूव ऑन फॉर डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला r by 2, f equals to r by 2। तो उसको समझने के लिए जरूरी है कि हम ये समझें कि रेज कितने तरीके की होती हैं। तो बच्चों दो तरीके की रे होती हैं, एक कहलाती है पर एक्सियल रेज और एक होती है मार्जिनल रेज। ओके, पर एक्सियल रेज एंड मार्जिनल रेज। तो पर एक्सियल रेज कैसी होती है? पर एक्सियल रेज आर द रेज इन विच एंगल आई और वी कैन से एंगल आर, दे आर वेरी स्मॉल। दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सिंस both are equal for we know that laws of reflection का first rule है, दोनों equal होते हैं, but they are very small. All right, marginal rays कौन सी है? In the marginal rays this angle is not small, they are large. तो in short, in paraxial rays number one condition is that they are very small, and number two, one more condition is that they should be close to, these rays are close to the poles. That means what? अगर मेरे पास में ये एक मिरर है, ध्यान से समझना, मेरे पास में ये एक मिरर है, तो एंगल I is equal to एंगल R is very small। very small का मतलब ये है कि ये जो एंगल बनाया है, this angle I and this angle R, this I and R, they are very small, plus the rays are very close to the pole। the rays are very close to the pole means what? अगर मुझे पैरेलल रे बनानी है, तो ये मैंने बनाई है आपकी इस तरीके की रे, अगर मुझे पैरेलल रे बनानी है तो this cannot be up to here, I have to draw this ray very close to this pole।
अगर ऐसा होगा तभी ये फॉर्मूला वैलिड होगा। तो we will first discuss how we will find out the formula, how we can derive the formula. After that, I will be telling you why it is necessary that the angle has to be small and why it is necessary that the rays should be close to the pole. That means why it is necessary कि हमारे पास में पर एक्सियल रेज ही होनी चाहिए। So we will discuss it. चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को दोनों मीनिंग समझ आ गया। पर एक्सियल रेज कौन सी रेज है? पर एक्सियल रेज आर द रेज इन विच दिस एंगल इज वेरी स्मॉल, नंबर वन। नंबर टू, द रेज आर ऑल्सो वेरी क्लोज टू द पोल। पोल से बहुत दूर नहीं लेनी है हमको रेज, पोल के पास में ही लेना है। ओके, मार्जिनल रेज कैसी होती है? मार्जिनल रेज वो होती है जो इनको फॉलो ना करे, जो दूर हो, और सेकेंडली उनका एंगल भी क्या होगा? लार्ज होगा। तो आइए अब देखते हैं हम लोग कि किस तरीके से हम ये फॉर्मूला डिराइव कर पाते हैं। ओके, तो ऑप्टिक्स में जहां भी हम लोग मिरर फॉर्मूला या F इक्वल्स टू R/2 ये जो फॉर्मूलेस हम लोग यूज कर रहे हैं वो तभी वैलिड है जब रेज कैसी हो? पर एक्सियल रेज हो। क्यों? वो भी मैं अभी समझा रहा हूं। देखिए, तो assumption क्या है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार हम लोग डेरिवेशन कर लेते हैं पर हमको पता नहीं है कि पर एक्सियल रेज ही क्यों जरूरी है। सो assumption इज दैट द रेज आर पर एक्सियल रेज। दिस मीन्स व्हाट? दैट इज एंगल I, एंगल R are very small and rays are close to the pole. Okay, so let me construct a concave mirror. So concave mirror is like this. You have seen this. ये इस तरीके से आपका concave mirror है। अब this is a principal axis. This is your principal axis. Okay, and let us say this is the focus. Now the rays which are parallel, now since I have told you that this is a the rays are paraxial, means what? I will be drawing a ray, parallel ray which should be close to P, it should not be much far away from pole. तो ये इसके पास में होनी चाहिए, दूर नहीं होनी चाहिए। तो let me draw this. Okay, ये इस तरीके से जा रही है, पैरेलल है। तो पैरेलल है तो हमें मालूम है कि रिफ्लेक्शन के बाद इट विल पास थ्रू फोकस। ये हमने रूल्स में पढ़ा है कि ये कहां से जाएगी? पैरेलल रेज होंगी, वो पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल बी पासिंग थ्रू द फोकस। लेट अस से दैट यहां इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इस पॉइंट पर है। अब आप लोगों को ये पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर इस पॉइंट पे मैं कोई लाइन ड्रॉ करूं, तो ये नॉर्मल होगी इस पॉइंट पे। क्यों ऐसा? क्योंकि मुझे ये पता है कि सर्कल के कोई भी सेंटर से, ये सर्कल है, अगर मुझे कोई एक इस जगह पे, यानी कि यहां पर मैं ले रहा हूं और इस जगह पे टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो ये इसके परपेंडिकुलर होता है। तो ये वही चीज है, ये एक आर्क है इस सर्कल का, हमने ये वाला पार्ट कंसीडर किया है। तो ये नॉर्मल होगा, इसका मतलब क्या है? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा इसका, एंड दिस विल बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो इस पॉइंट पर I और R अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूं तो ये नॉर्मल है,
तो नॉर्मल शुड पास थ्रू द सेंटर, तभी ये एंगल आई बनेगा, आर बनेगा। अगर ये सेंटर से पास नहीं होगा तो वो एंगल आई और आर नहीं होगा, क्योंकि वो फिर नॉर्मल नहीं होगा। मान लीजिए अगर मैंने ऐसी लाइन बनाई होती और वो सेंटर से पास नहीं होता तो फिर ये एंगल आई नहीं है। आर यू गेटिंग दिस? सो द नॉर्मल ओनली पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये नॉर्मली होगा जो कि उससे पास करेगा, अदरवाइज अगर कोई दूसरी लाइन होगी तो इट विल नॉट पास। ऑलराइट, तो मैं इसको वापस से ड्रॉ कर लूं, इस तरीके से है। सो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ओके, थोड़ा सही कर लेते हैं, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है और रे इस तरीके से पैरेलल आ रही है, यहां से इसको फोकस से पास हो रही है, तो ये है इसका फोकस और यहां कहीं पर हमने इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा है। तो द लाइन विच इज नॉर्मल ओनली विल पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये हमारी नॉर्मल लाइन है। Okay, so this is angle I and this is angle R. All right. Now this is angle I, ये पैरेलल है, यूं जा रही है रे और इस तरफ से यहां आ रही है। तो अब आपको दिख रहा है ये एक रे गई ऐसे, ये इस तरीके से Z फॉर्म हो रहा है। तो Z फॉर्म हो रहा है तो ये एंगल I है, तो ये वाला एंगल भी I होगा, ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल्स। आपको पता है ये पैरेलल, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे? सेम। ओके, तो ये भी एंगल आई हो गया। दूसरा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमें ये मालूम है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। दिस मीन्स व्हाट? दिस मीन्स दैट आई और आर अगर सेम है तो मैं इसको बोल सकता हूं ये आई है तो ये भी आई होगा, ये आई है तो ये दोनों मिलाकर के कितना हो जाएगा? 2i। अब मैं अगर इस छोटे वाले z को देखूं, दैट मीन्स यहां से जा रहा हूं और f पे जा रहा हूं और वापस यहां जा रहा हूं, तो ये भी एक z बन रहा है जिसका एंगल कितना है? 2i। तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू 2i। यहां तक आपको समझ आ गया? अब तो बहुत आसान है। अब देखिए, सो नाउ लेट अस ड्रॉ अ कंस्ट्रक्शन। ये पॉइंट सपोज आपने किया, दिस इज m पॉइंट, और यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं इस पॉइंट पे, एंड दिस पॉइंट इज n। एक परपेंडिकुलर मैंने यूं ड्रॉ किया। सो नाउ इन ट्राइंगल CMN, इन ट्राइंगल CMN, कौन सा है CMN? CMN ये है, ये राइट ट्राइंगल दिख रहा है आपको। सो MN अपॉन CN, MN अपॉन CN, MN अपॉन CN, दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज व्हाट? tan थीटा, सो दैट इज tan I, क्योंकि एंगल कितना है इसका? I है। नाउ टेकिंग अनदर ट्राइंगल, पहले मैंने ट्राइंगल कौन सा लिया था? CMN लिया था। अब मैं ट्राइंगल ले रहा हूं FM और N। सो इन ट्राइंगल FM एंड N, MN अपॉन FN, MN अपॉन FN, again it is equal to tan into 2i, tan 2i, not into, tan 2i, क्योंकि थीटा कितना है इसमें? tan थीटा का इसमें थीटा कितना है? 2i के इक्वल है। ऑलराइट, ये दोनों बातें हमको समझ आ गई। अब इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए mn की वैल्यू इसमें से मैं फाइंड आउट करूं तो मेरे पास आता है mn इज इक्वल टू Cn tan I। सिमिलरली यहां से मैं फाइंड आउट करूं, सो mn इज इक्वल टू Fn tan I, tan 2i। तो दोनों ही केसेस में मुझे mn की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इन दोनों को मैं कंपेयर करूं
तो मेरे पास में आता है Cn tan I should be equal to Fn tan 2I. ऑलराइट, अब आती है हमारी पर एक्सियल रेस की बारी। मैंने बताया था कि सिंस द रेज आर पर एक्सियल का मतलब है एंगल I इज वेरी स्मॉल। पर एक्सियल रेस है, रेस कैसी है हमारी पर एक्सियल रेस। सो इन पर एक्सियल रेस एंगल I इज वेरी स्मॉल। इन दैट केस साइन I, तो I इतना छोटा है, I बहुत छोटा है, तो साइन I को एज्यूम करो कि I इज टेंडिंग टू जीरो। इतना छोटा है कि मैं I को एज्यूम कर रहा हूं कि इट इज क्लोज टू जीरो। इन दैट केस साइन I जो होगा इट विल बी टेंडिंग टू व्हाट, साइन I विल बी टेंडिंग टू I। दैट इज साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। सिमिलरली cos I it will be tending to cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1. So cos I will be tending to 1. Therefore tan I it will be, it is equal to what, it is equal to sin I upon cos I। पर sin I की वैल्यू कितनी है, sin I की वैल्यू है I, so cos I की वैल्यू कितनी है 1। तो मैं इसको लिख सकता हूं इट इज it will also be tending to I, so tan I की वैल्यू कितनी है, I के अप्रोक्सीमेटली। सिमिलरली क्योंकि I छोटा है तो मैं ये बोल सकता हूं कि 2I will also be very small, so therefore tan 2I कितना होगा, tan 2I will be tending to 2I। तो पर एक्सियल रेस अब आपको समझ में आ रहा होगा कि पर एक्सियल रेस कैसी रेस है जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दीज आर वेरी स्मॉल। और यहां अप्रोक्सीमेशन आता है कि साइन I शुड बी इक्वल टू I या tan I शुड बी इक्वल टू I, tan 2I इज इक्वल टू 2I। तो ये कब ऊपर है, कोई भी एंगल अगर थीटा है और थीटा बहुत छोटा है तो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। यूं समझ लीजिए, अगर पर एक्सियल रेस नहीं होती तो हम यहां आके हम लोग अटक जाते, फिर ये फॉर्मूला डिराइव नहीं होता, ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होता। तो अब ये अप्रोक्सीमेशन मैं लगा रहा हूं कि द रेज आर पर एक्सियल रेज, और पर एक्सियल रेज है, अब मैं इसमें अप्रोक्सीमेशन लगा रहा हूं। तो नाउ पुटिंग द अप्रोक्सीमेशन Cn tan I की जगह पे मैं क्या रख दूं, I इज इक्वल टू Fn, और tan 2I की जगह पे 2I, तो I and I will be cancelled, so this will be equal to Cn should be equal to 2 times of Fn, 2 times of Fn। अब दूसरा अप्रोक्सीमेशन, पर एक्सियल रेस कैसी होती है, एक तो एंगल बहुत छोटे होने चाहिए, दूसरी बात ये जो Mn है, ये M जो पॉइंट है इट इज वेरी क्लोज टू पॉइंट P, and since this point M is very close to point P, we can assume that this N which is dropped from here, it is very close to point P। तो इसको आप ऐसे समझिए, यहां मेरा पॉइंट ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहां M यहां है ना, ये पॉइंट M है, और ये जो पॉइंट है ये है P। अगर इस M को मैं P के पास में लाता जाऊंगा, क्योंकि पास पास में लेके आ रहा हूं, तो पहले ये लाइन यहां थी, एन पॉइंट यहां था, अब मैं इसको और पास में लेके आ रहा हूं तो एन पॉइंट यहां आ जाएगा, इसको मैं और पास में लेके आऊं तो एन पॉइंट यहां आ जाएगा। फाइनली क्योंकि ये इसके इतने पास में है, ये जो M है इसके इतने पास में है कि ऑलमोस्ट ये N जो है इट इज इक्वल कि P के ऊपर लगभग ओवरलैप सा हो रहा है। तो इन दैट केस ये जो Fn है, इस Fn को I can write approximately equal to Fp। Why I can write? Because
M is a point which is very close to point P, since the rays are per axial rays. Similarly, LLY means what? Similarly, CN जो होगा ये भी किसके इक्वल होगा? CN ये किसके इक्वल मान सकते हैं हम? थोड़ा सा आगे CP के इक्वल मान सकते हैं. Again, the reason is because the rays are what? Paraxial rays. So now replacing Cn by Cp and replacing Fn by Fp, we will get Cp equals to 2 times of Fp. But Cp क्या है अपना? Cp is the distance किसकी? सेंटर ऑफ कर्वेचर की. कहां से? पॉइंट P से. पर हम लोगों को वो भी याद रखने कन्वेंशंस. P के इस तरफ है, हमने साइन कन्वेंशन लिए थे. पॉइंट P क्या था? हमारा ओरिजिन था. तो ओरिजिन के इस तरफ सभी क्या होता है? नेगेटिव. तो P पॉइंट के इस तरफ मैं डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं. तो Cp की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? आई कैन राइट इन प्लेस ऑफ Cp आई विल बी राइटिंग -r, क्योंकि यहां से यहां तक क्या होता है? वो रेडियस ऑफ कर्वेचर. माइनस क्यों लिया? क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट दिस डिस्टेंस. सिमिलरली 2fp, 2 टाइम्स ऑफ fp. 2 टाइम्स ऑफ fp का क्या मतलब है? फोकस की डिस्टेंस. तो फोकल लेंथ होगी यहां से यहां तक, इट विल बी स्मॉल f. पर ये अगेन इट इज वी आर मेजरिंग ऑन दिस साइड, सो दिस इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ f. सो माइनस और माइनस आपके कैंसिल हो जाएंगे. दैट मीन्स व्हाट? r इक्वल्स टू 2f. r इक्वल्स टू 2f. सो f will be equal to r upon 2. So this is what we were supposed to find. So we have to remember this, that this approximation of per axial rays are very important, otherwise this formula will not be valid. ये फॉर्मूला वैलिड ही तब होगा जब रेस पर एक्सियल होगी. अब इन पर एक्सियल रेस को लेने के लिए ही अपर्चर को स्मॉल रखा जाता है. ये जो अपर्चर है ये कम से कम रखा जाता है. तो कम से कम का मतलब क्या होगा? कि इट इज वेरी लेस एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो ये जो इसका आर्क है, इस आर्क को मैं कम से कम रखूंगा, क्योंकि अगर मैंने इसका आर्क ज्यादा कर दिया, इस तरीके का बना दिया, इसका आर्क मैं जितना कम रखूंगा उतना ही डायमीटर जो होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर से बहुत छोटा होगा. क्योंकि अगर ये आर्क को कम रख रहा हूं तो ये सर्कल अब बड़ा होगा, क्योंकि ये आर्क जितनी सीधी होगी, देखिए इस आर्क को मैंने जितना टेढ़ा किया उतनी जल्दी सर्कल कंप्लीट हो जाएगा. इस आर्क को मैं जितना सीधा करूंगा उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा सर्कल को कंप्लीट होने में. अगर स्ट्रेट लाइन होगी तो ये उतना बड़ा सर्कल का पार्ट होगा, क्योंकि ये सर्कल कभी कंप्लीट नहीं होगा. क्योंकि स्ट्रेट लाइन कब होगी? जब ये सर्कल बहुत बड़ा हो, उसका एक छोटा सा पार्ट है स्ट्रेट लाइन. तो अपर्चर जो है वो बहुत छोटा कब होगा? जब ये आर्क जो है उसका बहुत कम हो. तो उससे मुझे दो फायदे हैं. देखिए, अगर आर्क ज्यादा होता है तो अगर रे यहां से बैंड हो रही है तो ये जो डिस्टेंस है ये अब ज्यादा दिखाई देगी, क्योंकि ये ज्यादा आर्क है. पर अगर यही आर्क कम होता तो ये जो डिस्टेंस होती ये अब पास में होती इसके, तो ये डिस्टेंस अब छोटी है. तो ये जो n से p तक की डिस्टेंस है, ये अगर आर्क ज्यादा होता तो ये m पॉइंट यहां होता. अगर ये आर्क सपोज ये आर्क यूं होता तो ये m पॉइंट यहां होता. m पॉइंट यहां होता, ये जो यहां है, इसके कारण मेरा n पॉइंट भी इस जगह पे आता. ये n पॉइंट यहां आता तो ये डिस्टेंस बढ़ जाती. तो ये डिस्टेंस कब बढ़ती? जब ये मेरा आर्क भी ज्यादा है. तो फर्स्ट पॉइंट याद रखना है, अपर्चर छोटा लेने का कारण ये है कि मुझे पैरेक्सियल रेस का ये जो सेकंड पॉइंट था
कि द रे शुड बी क्लोज टू पॉइंट P, तभी अप्रोक्सीमेशन लगा पा रहा था मैं, ये वाला अप्रोक्सीमेशन कि Fn की जगह पे मैंने Fp लिख दिया। दूसरी बात, अगर आर्क ज्यादा होता है तो ये जो एंगल I और R है जो अभी हमने बहुत छोटे लिए हैं, ये भी इंक्रीज हो जाता है। कैसे? क्योंकि ये यहां पर अब ज्यादा सरफेस जो है इसको रिफ्लेक्ट करेगी, तो इसका बेंडिंग ज्यादा है। तो यहां से आप ये देख रहे हो, ये अब ज्यादा अब जो पहले जो इतना छोटा एंगल बन रहा था इसकी जगह अब ज्यादा बनेगा, तो ये एंगल I जो है अब छोटा नहीं रह सकता। तो ये कारण है बच्चों कि जब भी हम पर एक्सियल रेज ले रहे होते हैं तो उसी में ये फॉर्मूला हमारा फिट बैठता है, अदरवाइज ये फॉर्मूला वैलिड नहीं हो पाएगा। तो ये हम लोग प्रैक्टिकली कैसे ले पाते हैं? पर एक्सियल रेस तो नहीं ले सकते क्योंकि वी कैन नॉट डिफाइन द रेस की रेस पर एक्सियल ही आनी चाहिए, बट वी कैन टेक द मिरर, द कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर टू बी द मिरर्स विद वेरी स्मॉल अपर्चर्स, तो हमारी ये कंडीशन जो है पर एक्सियल रेस की फुलफिल हो जाती है। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये समझ आया होगा कि इस अजम्पशन की बहुत वैल्यू है और ये कंसेप्ट आपके दिमाग में अब बैठ गया होगा। तो इसके साथ अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिरर फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। तो तब तक के लिए हैव ए गुड डे एंड बाय बाय।